हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे समांतर मध्य और एक्सरसाइज 17.1 में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बताया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। इसमें से एक संख्या हटा लेने पर, तो 5 संख्याओं में से एक संख्या हटाएंगे तो कितनी बची? 4। तो उन 4 संख्याओं का जो औसत है वो 16 है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, 5 संख्याओं का औसत 18 है और 4 का 16। तो जो औसत में कमी आ रही है वही तो उस संख्या का क्या होगा? मान होगा। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो इन 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे? 5 18 से गुणा हो जाएगा। पांच संख्याओं का योग 5 गुणा 18, 18 पंजो 90। इन 5 संख्याओं का योग 90 हो गया। अब एक संख्या हटा लेने पर एक संख्या हटाने पर चार संख्याओं का औसत, चार संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 16। तो 4 संख्याओं का योग कितना है? 4 संख्याओं का योग 4 गुणा 16 यानी 64। तो 5 का योग 90, 4 का योग 64। कितनी संख्याओं का अंतर है? एक ही संख्या का अंतर है। तो इनके बीच जितना अंतर होगा वही उस संख्या का क्या होगा? मान होगा। तो हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी? 90 माइनस 64। अब 90 में से 64 कम कर दो, कितना आएगा? 26 आ जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 18, तो हमने ज्ञात कर लिया कि इनका योग कितना हो गया? 90। अब कह रहा है कि एक संख्या हटा दी यानी कम कर दी, तो 5 में से एक कम हो गई, कितनी बचेंगी? अब 4 बचेंगी। तो 4 संख्याओं का औसत है 16। जब 4 का औसत 16 है तो इन 4 का योग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, संख्या कितनी कम हुई? 1 कम हुई। और योग कितना कम हुआ? 90 माइनस 64 कम हुआ। तो इसका मतलब जो संख्या हटाई गई है उसका मान कितना हो जाएगा? 90 माइनस 64 हो जाएगा। तो 90 में से 64 घटा दिया, कितना आया? 26 आया। तो हटाई गई संख्या क्या है? 26 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। संख्याएं कितनी है? 13 और इनका माध्य कितना है? 24। अब प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया जाता है, तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। अब नया माध्य ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए? संख्याओं का योग चाहिए। तो 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो इनका योग कितना हो गया? 13 गुणा 24, 13 चौको 52 हासिल 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31। तो ये जो अपने को 13 संख्याएं दे रखी हैं, इनका जो योग है, जो टोटल है वो कितना है? 312 है। अब कह दिया कि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है। अब देखो, अपने पास संख्याएं होती तो हम प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ लेते,
और उन सभी का हमें क्या मिल जाता, योग मिल जाता। अब देखो कैसे ज्ञात करें। या तो हम कहते हैं कि वो संख्याएं हैं x1 x2 x3 से लेकर x13 तक, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x13 बट्टे 13 है बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से हम कर सकते हैं। और सीधा ही हम करना चाहें तो हम बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, किसी चक्कर में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़ेंगे तो देखो कि जो योग है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले जो योग है वो कितना है, 312 है। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, बढ़ेगा, तो प्लस। अब कितना बढ़ेगा, देखो ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक संख्या में अलग अलग संख्या जोड़ी जा रही है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, तो 3 3 जोड़ दो। अब संख्याएं कितनी है, 13। अब 13 संख्याओं में हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है। अब 3 में 3 को जोड़ना है कितनी बार, 13 बार, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 13 बार। और इसका जो शॉर्ट तरीका होता है वो क्या है कि 13 को 3 से गुणा कर दो, ये तो होता है। तो प्लस में क्या जाएगा, 13 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 312 प्लस 13 3 39, 9 और 2 11, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 351। तो प्रत्येक संख्या में जब हम 3 जोड़ेंगे तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर हमें जो नया योग प्राप्त होगा वो कितना होगा, 351 होगा। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, नया मध्य ज्ञात करना है। तो नया मध्य क्या हो जाएगा, नया योग बट्टे संख्या 13। अब 13 का भाग 351 में, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 2 बार जाएगा, तो 13 दूनी 26, कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक है। और 1 उतार लेंगे तो 9 और आगे 9 के आगे 1, तो क्या बन गया, 91। 91 में 13 का भाग, 13 संति 91, तो जो नया माध्य है वो कितना आ गया, 27 आ गया। पहले क्या था 24, अब कितना आ गया 27, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, ठीक है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा, 3, तो मध्य में भी कितना जुड़ गया, 3। इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी बंटन के लिए जब हम प्रत्येक प्रेक्षण में कोई संख्या जोड़ते हैं तो माध्य में भी वही संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। घटाते तो घट जाती, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ठीक वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें हमें बताया गया है कि 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो जब कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो क्या होगा, कम तो होगा ना। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि एक कर्मचारी क्या हो गया, कम हो गया। तो जब एक कर्मचारी कम हो जाता है तो वेतन है वो 3200 रुपये औसत हो जाता है। एक कर्मचारी जब कम होगा तो औसत मासिक वेतन है वो कितना हो जाएगा, 3200। तो जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया उसका वेतन ज्ञात करना है। तो देखिए 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 3000,
तो कुल वेतन कितना हो गया? 5 गुणा 3000 यानी 15,000। अब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर कितने कर्मचारी बचेंगे? 4। तो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन ये कितना हो जाएगा? 3,200 रुपये हो जाएगा। अब 4 कर्मचारियों का औसत वेतन 3,200, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा? 4 गुणा 3,200, 4 को गुणा करते हैं 0 0 4 दूनी 8 4 3 12। अब देखो कर्मचारी कितने कम हुए? 1। तो जब एक ही कर्मचारी कम हुआ है तो उसका जो वेतन है वो इस योग में से इस योग को घटाने पर प्राप्त हो जाएगा। भाई 5 जो कर्मचारी थे जब उनको 15,000 दे रहे थे, एक कम हो गया तो 4 को कितना दे रहे हैं? 12,800। तो जो वेतन कम हुआ वो किसका कम हुआ? जो चला गया उसका कम हुआ। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन 15,000 माइनस 12,800। 15,000 में से 12,800 कम कर दो तो ये बचेगा 2,200 रुपये। तो जो कर्मचारी रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, उसको कितने रुपए मिलते थे? 2,200 रुपये मिलते थे। तो ये था अपना व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना। तो जो अपनी 17.1 है वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे जब प्रत्येक प्रेक्षण के संगत हमें उसकी बारंबारता दी गई हो। बारंबारता क्या होती है? एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा मान होता है जो यह बताता है कि जो प्रेक्षण है वो कितनी बार आया है। जैसे हम कहें कि 5 की बारंबारता 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो जब प्रत्येक प्रेक्षण के संगत उसकी क्या दे रखी हो? बारंबारता दे रखी हो। प्रेक्षण है x1 x2 x3 से लेकर xn तक। x1 की बारंबारता f1, x2 की f2, x3 की f3, xn की fn। ये इनकी क्या हो गई? बारंबारता हो गई। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा कर देंगे। और इनको गुणा करने के बाद भाग लगा देंगे बारंबारताओं के योग का। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो देखो क्या लिखेंगे? योग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिग्मा का। अब किसका गुणनफल है? f और x का बट्टे सिग्मा f। ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब चाहे इसको ऐसा लिख दो, यहाँ i लगा दो अलग अलग मानों को दर्शाने के लिए। और i का जो मान है वो
वो 1 से लेकर कहाँ तक होगा, n तक होगा। तो ये हो गया अपना समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। कब काम में आएगा, जब प्रत्येक प्रेक्षण के संगत हमें उसकी क्या दे रखी हो, बारंबारता, और इसको हम कहते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। 3 विधियां हैं, ठीक है। तो जो पहली विधि होती है समांतर माध्य ज्ञात करने की, उसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। और प्रत्यक्ष विधि के अनुसार समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें एक बारंबारता बंटन दिया जाएगा और कह देगा कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर क्वेश्चन में हमें विधि का नाम दिया गया होगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस विधि पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।